तो देख लेते हैं कौन सी वीडियो से कंप्लीट कर लेते हैं पहले। रेडिएशन वाली थी शायद, ओरिजिन ऑफ, क्या है, अच्छा ओपन क्यों नहीं हुई भाई। हाँ जी, इसमें बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो किस तरीके से क्रिएट होती हैं। क्या हुआ बताओ। अच्छा 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 अच्छा। चलो देखो ये चार्ज पार्टिकल है और अभी एक जगह रुका हुआ है। तो अगर स्टैटिक चार्ज पार्टिकल है तो इसके चारों तरफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन जैसे ही एक्सेलरेट करेगा तो अब एक फील्ड और आ जाएगा, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ होंगे और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, है ना। और यही दोनों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ चलेंगे तो किस रेडिएशन के फॉर्म में चलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही पार्टिकल्स दो इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, जब वहां से रेडिएशन निकलेगा उस चार्ज पार्टिकल से, तो भैया वो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक। अब वो निकलेगा कैसे, हमने इस पर बात की थी। ये जो चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चलते हैं, और जैसे यहाँ पर दिखाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में दोनों एक साथ इधर को चलेंगे। देखो कैसे निकल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो जा रहा है इस रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। और अलग अलग जो एटम होते हैं अलग अलग एक्सेलरेट करते हैं। अब एक्सेलरेट करना डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। इसका टेम्परेचर जितना ज्यादा उसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा, उसमें उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलेंगे। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकते। हम कौन से देख सकते हैं, विजिबल रीजन में जो जितने भी रेडिएशन है वो देख सकते हैं। इसकी हम रेंज भी पढ़ेंगे आगे चल के कि इस विजिबल रीजन की रेंज क्या होती है। तो वेवलेंथ को अगर मैं बात बोलूं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ की रेंज होती है, यहां तक हम इसको देख सकते हैं विजिबल रीजन की। इसके इधर उधर हम नहीं देख सकते, जैसे इंफ्रारेड को नहीं देख सकते हम, अल्ट्रावायलेट को नहीं देख सकते, है ना। बाकी रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, किसी को नहीं देख सकते हम। बहुत सारी वेव्स होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, बहुत सारी वेव्स होती है, इनको भी नहीं देख सकते। एक्सरेज, यूवी रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन किसी को नहीं देख सकते। सिर्फ विजिबल सन से जो रेज निकलती हैं उनमें उस बाकी रेज भी होती हैं लेकिन उनमें विजिबल रीजन भी होता है, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है। जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, अब ये देखो एक्सेलरेट कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज होने पर भी एक्सेलरेशन आता है और यहाँ से रेडिएशन। देखो ये बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ से जो दिखाया गया है ये कप है, इसके देखो अब ये कप भी रेडिएशन निकाल रहा है। और वो रेडिएशन कैसे निकाल रहा है, अब भैया अब ये देखें इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। जैसे एक कप है, इसमें दिखाएगा कि भाई ये देखो इसका एक एटम दिखा दिया, ये रहा एक एटम इसका। इस एटम में न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी एक चार्ज पार्टिकल है। जैसे इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा या जिस भी टेम्परेचर पे ये रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन है ये सब वाइब्रेट करेंगे। अब क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे जैसे कि ये किसी रबर बैंड से बंधे हुए हो। अब देखो ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो भैया पूरे एटम के अंदर से फिर जो है रेडिएशन बाहर आएगा। हो गया, अभी हमने पढ़ा जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो रेडिएशन बाहर निकालता है। तो ये देखो रेडिएशन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसी तरीके इस वजह से दुनिया की हर चीज अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालती है। कंडीशन ये है कि 0 केल्विन से ऊपर उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इतने टेम्परेचर पर हमारी बॉडी जिन एटम से मिलकर बनी हुई है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो भी वाइब्रेट कर रहे होंगे, वहां से भी रेडिएशन बाहर आ रहा होगा, है ना। वो भी एक्सेलरेटेड हो रहे होंगे, वहां से भी रेडिएशन बाहर आ रहा होगा। वो जो रेडिएशन होता है वो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, इसलिए हम आपस में देख नहीं पाते उसको। रेडिएशन थोड़ी देख पाते हैं, लेकिन जो अगर आप सीसीटीवी कैमरेज में देखोगे तो उसमें आप देखोगे अंधेरे में भी वो दिखा देता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेता है। इसलिए अंधेरे में भी अगर कोई सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा हो तो क्लियर दिखेगा उसमें, क्योंकि कैमरा जो है वो उसमें लगा होता है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, वो बनाया है इसलिए जाता है
ताकि वो इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर ले, उससे ही फायदा है ना। और लाइट है तो अच्छी बात है, वो अंधेरे में भी कैप्चर कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कैमरे आ रहे हैं। ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन देखो कैमरा है वो क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलने वाले बॉडी से निकलते हैं उनको डिटेक्ट कर लेगा, है ना। फिर ये आगे, हाँ जी बोलो। कहाँ पे लाइट भी जलती है? हाँ वो अलग, वो भी अलग है। अगर लाइट नहीं भी जल रही है, कुछ कैमरा ऐसे होते हैं बिना लाइट के भी आपको क्लियर दिखाएंगे। वो तो एक उनमें एक्स्ट्रा फीचर है कि भाई लाइट जल जाती है और अच्छा क्लियर दिखाई देता। माना अगर लाइट भी ना जल रही है तो ऐसे कैमरे हैं जिसमें अंधेरे में भी ठीक ठाक अच्छा खासा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यही है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो मैंने आपको इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है ना। तो अब वो पता चलता कैसा है, अब वो ऐसे चलता है, देखो ये क्या है भाई, वो ऐसे चलता है। कैसे चलता है, अभी मैंने बताया जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकल रहा था, भाई उसमें ये भी तो पूछा जाएगा कि बताओ वो कैसे चलता है। तो वो चलता है हमारा, हेडिंग तो लिख ली होगी। बस इसका ये डायग्राम बनाना है आपको, ये वाला कैसे बनाना है मैं पहले बता देता हूँ। देखो, तो अभी जो मैं हम दिखा रहे थे कि रेडिएशन निकलता कैसे है, तो निकलना तो हमने देख लिया, अभी चलता कैसे है वो देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब चलेगा, तो देखो ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने कौन सा फील्ड माना है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें क्या समाना है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैंने कहा कि दोनों फील्ड रहेंगे। जो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होगा, उससे जो रेडिएशन निकलेगा, उस रेडिएशन में दोनों फील्ड रहेंगे, इलेक्ट्रिक भी मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये जो ब्लू कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ऐसे करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक होगा इसके परपेंडिकुलर बनाना है ऐसे करके, इसके परपेंडिकुलर बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। लाइन खींच के दिखाया गया है ना, देखो लाइन खींच के दिखाया गया है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। और फिर ये जो डायरेक्शन है, ये किसके चलने की डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ, प्रोपोगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब देखो कंडीशन अब क्या आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे चल रहा है, तो फिर ये दोनों कंपोनेंट क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के चलने की डायरेक्शन, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकला कैसे है वो समझ गए, एक चार्ज पार्टिकल से, कब, जब वो एक्सेलरेट होगा। दुनिया की हर चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालती है, कैसे निकालती है वो समझ गए। इसको जूम करते हैं, उसके एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, वो एक्सेलरेट हो रहे हैं और लगातार उनसे रेडिएशन बाहर आ रहा है। ठीक है, बनाओ ये वाला डायग्राम।
ये नोट वो नहीं आया सुहानी। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? तनीषा, वर्षा, पलक, भाई तुम दोनों। अच्छा ओम, तुम कल नहीं आए थे क्या? अरे भाई ये कार्तिक, कार्तिके, तुम्हारा अहाना, याद हो गया सबका। तनीषा, वर्षा, कनक, अच्छा पलक, अच्छा पलक, कार्तिके, ओम, अहाना और छवि। छवि को तो इसलिए याद है क्योंकि एक स्टूडेंट और है 12th में, छवि, छवि का जल्दी याद हो गया। अब इसमें लिखना शुरू करो। तो देखो मैक्सवेल जो थे, इन्होंने ये कहा था कि दुनिया के जो भी रेडिएशन है वो कैसे चलते हैं, वेव के फॉर्मेट में चलते हैं। उनके साथ कंपोनेंट भी कैसे चलते हैं, वेव के फॉर्म में चलते हैं, खुद भी वेव फॉर्म में और कंपोनेंट भी वेव फॉर्म। लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट सजेस्ट द, फर्स्ट पॉइंट, इट सजेस्ट द वेव नेचर ऑफ ईएमआर। ईएमआर समझ गए? अब शॉर्ट में लिखना, नोट्स में भी ईएमआर ही लिखना। अब कैपिटल एम, कैपिटल ई, कैपिटल एम, कैपिटल आर। वेव नेचर ऑफ ईएमआर means all EMR travel, means all EMR travel as a wave. Next point, when a charged particle moves, when a charged particle moves with acceleration, with acceleration alternating electric and magnetic fields, alternating electric and magnetic fields are produced which are perpendicular to, which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other। क्या ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? तीनों मतलब कौन कौन? एक तो चलने की डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन, एनर्जी जिस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी, द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन is perpendicular to, is perpendicular to both fields, is perpendicular to both fields। Next point, both fields have, both fields have same lambda, lambda समझ रहे हो? सेम लैम्डा, कॉमन न्यू, न्यू मतलब न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, लैम्डा कॉमन न्यू एंड स्पीड।
एंड बोथ फील्ड्स आर इन फेस, बोथ फील्ड्स आर इन फेस। इन फेस होने का मतलब क्या है, एक साथ चल रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है ना, तो दूसरा भी बिल्कुल इसके साथ आ रहा है ऐसे करके, जैसे ये बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं ये, ऐसे करके, समझ गए, बिल्कुल सेम सेम एक साथ चल रहे हैं बिल्कुल। हाँ, इन फेस, PHASE, फेस। नेक्स्ट पॉइंट, एन ई एम आर, एन ई एम आर, एन ई एम आर डज नॉट नीड, एन ई एम आर डज नॉट नीड a medium, does not need a medium, means it can travel in vacuum also, means it can travel in vacuum also, मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। कोई एक ऐसे रेडिएशन का एग्जांपल जिसमें आप ये बता सकें कि ये वैक्यूम में भी चलता है। आप बताओ, सनलाइट कहां से आ रही है, सन और अर्थ के बीच में क्या वैक्यूम भी पड़ता है रास्ते में? तो नहीं आ रही, सन रे आ रही है ना, इसका मतलब वैक्यूम हो या कोई मीडियम हो, जैसी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर दिए तो यहाँ तो मीडियम है, एयर है, लेकिन वैक्यूम में तो कुछ नहीं है। तो वैक्यूम हो, मीडियम हो, ये किस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडिएशन ही कहीं भी चला जाता। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, all EMR travel, all EMR travel with same speed, with same speed which is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। जितने भी रेडिएशन है सब इतनी वेलोसिटी से चलते हैं, और ये वेलोसिटी जानी मानी है, बताओ क्या है ये? हाँ, एंड हेंस नोन एज, लाइट की स्पीड ये तो होती है, एंड हेंस नोन एज स्पीड ऑफ लाइट, एंड हेंस नोन एज स्पीड ऑफ लाइट, ब्रैकेट में सी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। तो आप मुझे बताओ, हमने एक वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड का, स्पीड v इज इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा, लेकिन फॉर ईएमआर, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हम जानते हैं उसकी स्पीड लाइट की स्पीड c के बराबर होगी। तो ईएमआर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, जहां पर c किसके बराबर है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। मतलब अब न्यूमेरिकल में अगर उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दिया तो सी एज्यूम आपको पहले से करके चलना पड़ेगा कि आपको पता है। तो फिर वो क्या करेगा, इन दोनों में से किसी एक को मेंशन करेगा, दूसरा आपको निकालना है, ये मेंशन होगा ये निकालना होगा, ये मेंशन होगा ये निकालना होगा। सी तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अब न्यूमेरिकल आएंगे, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे एक एक लाइन के। फॉर्मूला देखो कितना बड़ा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। और इस पर नीट का क्वेश्चन पूछे गए, देखने में ऐसी लग रहा है लेकिन इस पर नीट का क्वेश्चन आए इस फॉर्मूले पे, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा पे, सिंपल है। हाँ, इसे नोट करो, इसको नोट करो, इतने को, इस पॉइंट के बाद पूरे को नोट करो इस पे। हो गया। अब इसके बाद आप क्या करो, नेक्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पूरी रेंज है ये हमारे पास,
ये वाला डायग्राम जो है ये, तो इस डायग्राम में देखो ये पूरा रेडिएशन है हमारे पास, मतलब देखो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये क्या दी हुई है गामा रेस, ये क्या दी हुई है एक्स रेस, ये क्या दी हुई है इंफ्रारेड है, यहाँ क्या है माइक्रोवेव, यहाँ क्या है रेडियो वेव, और यहाँ बीच में ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्या है विजिबल रीजन, इससे पहले अल्ट्रावायलेट भी है ना। यही डायग्राम मैं एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी में थोड़ा सा वो बढ़िया ये बना हुआ है। एनसीईआरटी तो हमने डाउनलोड की थी शायद, की थी डाउनलोड या नहीं, नहीं की थी, की तो थी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखो ये रहा पहला ही, एनसीईआरटी वाला बना लेंगे इसमें। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, जो जो टॉपिक होता जाए उसको पढ़ते जाओ। अब कौन सा टॉपिक चल रहा है पता है ना एनसीईआरटी में, उसको पढ़ते जाना है। देखो ये डायग्राम बनवाया था हमने रेडिएशन वाला, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, चलने की डायरेक्शन है, यहीं पे रख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है ना, ये वाला डायग्राम है देखो, ये वाला सिंपल आप डायग्राम बना सकते हो। इसमें क्या क्या चीज, सारी चीज नहीं लिखनी, मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज लिखना, सारी चीज नहीं लिखनी, देख के डर लगेगा वरना। ये तो वैल्यूज लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी वगैरह की, तो आपको क्या लिखना, सिर्फ इतना पार्ट लिखना, ये वैल्यू मत लिखना। गामा रेस लिखना है, एक्स रेस, यूवी रेस, बीच में क्या पड़ता है विजिबल रीजन है ना। फिर इसकी रेंज याद होनी चाहिए, ये बताओ ये वैल्यू किसमें नैनोमीटर में, कि 400 नैनोमीटर से विजिबल रीजन की रेंज क्या होती है 750 नैनोमीटर। विजिबल रीजन की रेंज याद रखनी है आपको, ये 400 से 750। फिर इसके बाद क्या है इंफ्रारेड, फिर है माइक्रोवेव, फिर ये रेडियो वेव दे रखी है ना, और फिर लास्ट में क्या है लॉन्ग रेडियो वेव्स। इनमें एक बात ध्यान देने वाली है, देखो ये नीचे लिखा हुआ है वेवलेंथ, ऊपर क्या लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। आप देखो जरा वैल्यू यहाँ कितनी है 10 की पावर -16, 10 की पावर -14, -12, -16, -4, धीरे धीरे बढ़ रही है, 0, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, यानी कि लेफ्ट टू राइट आने पर वेवलेंथ क्या हो रही है इंक्रीज। अभी फॉर्मूला लिखा था C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो न्यू क्या होगा C अपॉन लैम्डा। तो बताओ अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो ऐसा जाने पर फ्रीक्वेंसी आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही होगी। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 टू द पावर 24, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जितना मैंने रेड कलर की सारी बातें लिखी है सिर्फ वो बनाना, बाकी सारी चीजें मत लिखना। ये एक तो ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, एक ये पता होना चाहिए ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक ये ऑर्डर का रफली आइडिया हो हमारा। देखो विजिबल की रेंज जरूर याद रखना 400 से 900 750 नैनोमीटर। हाँ सिर्फ विजिबल लिख दो, विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रीजन लिख दो।
ये ऑर्डर याद हो जाएगा, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, माइक्रो रेडियो, रेडियो के बाद तो लॉन्ग रेडियो है, सिर्फ याद रखना रेडियो, लॉन्ग रेडियो। बना लिया? हो गया? ये वैल्यू मत लिखना, वैल्यू तो नहीं लिखी, ये याद रखना, लेकिन ये जो चीज मैंने लिखी ये ध्यान रखना, याद रखना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। बस ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी इसका ऑपोजिट हो जाएगी, एक याद रखना वेवलेंथ। बताओ ये ऑर्डर याद हो जाएगा? कैसे याद करोगे? चलो तो हो जाएगा, सिंपल है। देखो ये विजिबल रीजन है, तो विजिबल का देखो वी इधर है, तो अल्ट्रावायलेट इधर है ना भाई। विजिबल में बताओ क्या क्या होता है? विबग्योर, विजिबल का वी इधर है और वी के बगल में देखो यूवी। विजिबल का आर इधर है, आर के बगल में देखो आई आर। दो रीजन तो ऐसे याद हो गए, याद नहीं हो गए? वायलेट से जस्ट पहले क्या होगा? यूवी, और रेड के जस्ट बाद क्या होगा? आई। देखो दो तो ऐसे। और बाकी माइक्रो रेडियो, रेडियो के बाद लॉन्ग रेडियो, ये दोनों सेम ही है। और फिर एक्सरे और गामा। ठीक है, इसे ऐसे भी याद करते हैं, लेकिन ऐसे कहते हैं कि राहुल मिश्रा विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन्स, ऐसे भी एक ट्रिक याद करनी है। पहले वाला ठीक है ना, तो याद रखना विबग्योर का वी बगल में यूवी, इधर रेड बगल में आई आर, फिर इधर दो बचे गामा एक्स, इधर बचे माइक्रो रेडियो, रेडियो के बाद दो रेडियो। एक रफली आइडिया होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा की रट्टा मार रहे हैं बैठ के, एक रफली आइडिया हो। चलो अब जरा इसके न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। तो जैसे ये है, अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में आ गया तो फिर भैया आपको बताना पड़ेगा, है ना? तो ये आपको बताना पड़ेगा फिर, है ना? अब ये उसी में से देख के ऑर्डर लिखना है, लिख लोगे अब इसको? बहुत सिंपल है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। 2.45 है, ये तो खुद से करना। अब हम आ जाते ये वाले क्वेश्चन पर, जरा देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। एक फ्रीक्वेंसी दी है, तो पहले वैल्यू लिख लो। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 5090 किलो हर्ट्ज। तो इसको पहले हर्ट्ज में बदलो, कितना आएगा? 5090 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज।
व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। कह रहा है कि लैम्डा बता दो कितना। सी कहां से निकालेंगे हम, सी तो पता होता है हमें, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या होगा, सी अपॉन न्यू। सी कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5090 इंटू 10⁻3। आंसर किस में निकलेगा, मीटर में। अब इसको डिवाइड करके मुझे आप बताएं कि कितना आंसर आ रहा है। देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। मीटर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन टिक करूं, डिवाइड करके बताना आप। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन टिक किया जाए। बताओ भाई। 3 जीरो ऊपर से कट कर दो, 10⁻², और ये जाएगा 5.09, ये जाएगा 300/5.09। बस डिवाइड करो कितना, 300 को डिवाइड कर दो 5.09 से। बताओ कितना आएगा। दो आंसर पास पास हैं वो, बी और सी, तो आपको एग्जैक्ट डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बी और सी आंसर पास पास है। क्वेश्चन नोट कर लिया था, क्वेश्चन नोट कर लेना ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, नोट कर लेना। बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करें, डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, बी आंसर आएगा इसका, 58.9। बी इज द राइट आंसर। बता दो इसको। हाँ हाँ, क्वेश्चन नोट करो साथ साथ। नोट कर लिया। करे भाई आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ अब फिर। चलो ये करके बताओ। सबके फॉर्मूले बताए थे, वेव नंबर का क्या होता है, वेव लेंथ को कैसे निकालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट भी कर लो और सॉल्व भी करो। करो सॉल्व।
बताओ भाई, निकाला किसी ने आंसर? अब हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व होगा, तो अगर आपको ऐसा ही सिस्टम वाली यूनिट नहीं दी है तो उसे चेंज करो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, इसे मीटर में चेंज करो, कितना जाएगा 50 इंटू 10⁻⁹ कल याद कराए थे, मिली माइक्रो नैनो पिको, याद है? अब वेव नंबर का फॉर्मूला बताओ, क्या बताया था कल? 1/लैम्डा, 1/लैम्डा कितना है 50 इंटू 10⁻⁹ है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 10⁻�9, तो ये गलत दे रखा है आंसर, फिर सब माइनस में है ना पावर 50, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 100 बाहर कर दो इसमें से, 10 की पावर 2 तो 10 की पावर 7, और ये 50 ये 2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷, और मीटर यूनिवर्स है ना, तो यहाँ प्लस कर लेना, इस सबको प्लस कर लो, ये गलती से माइनस लग गया, सबको प्लस कर लो, और इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी इज द राइट आंसर। सबको प्लस कर लेना और आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हटा दो उसको। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, अभी तो और बढ़िया बढ़िया आएंगे, इससे एक एक लाइन के हैं। आगे करें, ये करो भैया, ये एनसीईआरटी का है, इस क्वेश्चन को नोट मत करना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना 2.5 और इसे करके बताओ। क्वेश्चन नोट मत करो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 2.5 का सॉल्यूशन डायरेक्ट एनसीईआरटी लिख लेना उस पर। अभी आप करके बताओ भाई, ये आपको बताना होगा, जनता जवाब चाहती है, वो आपको देना होगा। बताओ भाई, एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी और एक वेव नंबर निकालना है, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन था जो अभी हमने पहले किया था। अच्छा, और वेव नंबर?
चलो भाई पहले से एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो। 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। फिर आप निकालो फ्रीक्वेंसी, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी बराबर होगी C अपॉन लैम्डा। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, वेवलेंथ की वैल्यू 580 इंटू 10⁻⁹। फ्रीक्वेंसी की यूनिट आएगी हर्ट्स, -9 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 17 प्लस में अपॉन 580, है ना। अब इसको सॉल्व करो अपना बस। ये आंसर किस में आएगा, हर्ट्स में आएगा। इसको डिवाइड करके बोलो, बताओ कितना आ रहा है। इसे 3000 कर लो, 3 जीरो इधर से निकाल लो तो 14 हो जाएगा। इधर 3 जीरो मैंने इधर निकाल दी, ताकि डिवाइड करने के लिए किया मैंने ऐसा, है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 300 अपॉन 58, 300 अपॉन 60, जीरो कैंसिल। 5 से थोड़ा सा कम आएगा, अराउंड 4.8 के समथिंग, 4.9 के समथिंग आएगा। राउंड ऑफ मत करो, एग्जैक्ट बताओ। 300 अपॉन 58 इंटू 10⁻14। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ही आंसर दी होंगे। बताओ डिवाइड करके क्या आ रहा है। तो उससे ज्यादा आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 5.1 के समथिंग आएगा, 5.17 के समथिंग इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे ना, फिर डिवाइड तो हो जाएगा। फिर डिवाइड करूं, हो जाएगा डिवाइड, तो उसमें क्या है। चलो अब वेव नंबर बताओ क्या होगा। 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा कितना है 580 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, यूनिट क्या होगी वेव नंबर की, मीटर इनवर्स। 10⁹ जाके 10⁻+9 हो जाएगा 580, है ना। तो एक काम करो, यहाँ से 1000 बाहर कर लो, 3 जीरो बाहर, 10⁻6 बचा 580, है ना। जीरो से जीरो 100, बताओ कितना है 100 अपॉन 58। 1.7 समथिंग, 1.72 के समथिंग आ गया। 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स आ गया। लो 1.724, 72 लिख देता हूँ, चलो ये आ गया वेव नंबर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करने हैं हमें। मेन हमारा एनसीईआरटी ही है नीट के लिए, तो बेस बिल्कुल एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, आपको एनसीईआरटी की एक चीज कर देनी है। और पीवाईक्यू पर प्रैक्टिस, और मॉड्यूल बहुत अच्छे मिले हुए हैं आपको, थोड़ा अच्छे लेवल के हैं, नीट से भी ऊपर लेवल के हैं। उनको प्रैक्टिस करोगे, अभी मिले थोड़ी है, मिल गए ना, लाते हो। अच्छे, तो कल लेकर आना आप, तो फिर उसमें बता दूंगा मैं क्या क्या आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो करके दिखाओ भाई। अच्छा ये नहीं कर पाओगे, अभी रहने दो। मैंने आपको टाइम पीरियड भी पढ़ाया ना, टाइम पीरियड नहीं पढ़ाया। वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में टाइम पीरियड नहीं लिखाया, क्या क्या लिखवाया, फ्रीक्वेंसी। तो लिखो एक टाइम पीरियड और लिख लो, फिर ये क्वेश्चन लिख लेना। टाइम पीरियड तो मैंने शायद दिखाया था। एम्पलीट्यूड की तो जरूरत नहीं है। लिखो चलो टाइम पीरियड टी। पहले इस क्वेश्चन को रहने दो, पहले टाइम पीरियड लिख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे। टाइम पीरियड टी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। तो जहां 4-5 लिखी थी ना, 5वीं जो भी हो वो लिख लेना टाइम पीरियड को। एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है, ये इसको करने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो पहले इसकी लाइन डेफिनेशन लिख लो, द टाइम टेकन बाय, द टाइम टेकन बाय wave, the time taken by wave in
वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, अब आप मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्स, या फिर 1/सेकंड, या फिर साइकिल पर सेकंड? बताया था? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होती है? न्यू साइकिल कंप्लीट हो जाती है, न्यू वेव पास हो जाती है एक सेकंड में। ठीक है, तो यानी कि मैं बोलूंगा कि एक सेकंड में बताओ कितनी ऐसी वेव पास कर जाती हैं, न्यू वेव्स पास कर जाती हैं, न्यू वेव्स पास कर जाती हैं। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई न्यू वेव्स को पास, एक पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लगता है? एक सेकंड। तो बताओ एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगेगा? 1/न्यू सेकंड। और एक वेव को पास होने के लिए, एक वेव बोल दो या एक ऑसिलेशन बोल दो, वही तो मेरा टाइम पीरियड है। तो बताओ टाइम पीरियड कितना निकल के आया? 1/न्यू। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/न्यू, और इसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड। मतलब फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है और कुछ। ये इसका फॉर्मूला आ गया, ऐसे निकालेंगे टाइम पीरियड। लिखो इसको। फिर ये लिखने के बाद फिर करना ये क्वेश्चन जो ऊपर है 2.7 है। ये तो यूनिट लिखी ना मैंने इसकी, ये यूनिट लिखी है और यूनिट से डेफिनेशन निकाली मैंने। ये भाई अगर मैं लिखूं कि 2 हर्ट्ज, क्या मतलब है इसका? 2 साइकिल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितनी वेव एक पॉइंट से पास कर जाती हैं? 2 वेव। ये मतलब तो ये आएगा ना निकल के। अब करो ये क्वेश्चन एम्पलीट्यूड वाला। ओ, इसमें वेवलेंथ पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछा है, वेव नंबर पूछा है, और दिया है टाइम पीरियड। तो कोई बात नहीं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हो गया? चलो, तो टाइम भी हो गया है, तो आज इतना ही करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन करके लाना, है ना? कैसे करोगे? टाइम पीरियड दिया होगा, वहां से क्या निकल जाएगी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या निकल जाएगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ से क्या निकल जाएगा? बस हाँ, जो भी आ रहा हूँ। ये नंबर निकाल दे।